चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट वीडियोस तक का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के यूनिट सेल होते हैं। एक हमारा था सेंटर्ड यूनिट सेल और एक था प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पे होने के अलावा सेंटर में किसी फेस के सेंटर पे या बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, यूनिट सेल के बीचों बीच, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि प्रिमिटिव सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए जाते थे। वहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी थी जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि जो यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे जो लगा होता है उसका 1/8 भाग यानी 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है। वही जो पार्टिकल्स, एक स्क्रीन ले ले पहले इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। हम लोगों ने जो देखा था कि यूनिट सेल में जो पार्टिकल हमारे कॉर्नर्स पे कनेक्टेड होते हैं, ये जो कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, इसका 1/8 पार्ट कहाँ होता था? इनसाइड द यूनिट सेल के अंदर होता था। अगर कोई पार्टिकल हमारे फेस पे कनेक्टेड है तो उसका 1/2 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता था। और अगर पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच है तो पूरा का पूरा कहाँ होगा? उस यूनिट सेल के अंदर होगा। इतनी बातें जानने के बाद हम लोगों ने सिंपल प्रिमिटिव सेल में देखा था कि सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? वो होगा 1, क्योंकि कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे 1/8 अब मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं बराबर 1। अगर हम लोग बात करें कि ठीक है बीसीसी के अंदर, तो बीसीसी में होता क्या है कि सारे कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होते ही हैं, उसके अलावा एक बीचों बीच होता है। तो सारे कॉर्नर्स के लिए 1/8 इंटू 8 और एक उसके बीच में होगा, तो इसको कितना हुआ? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर बात हम लोग करें एफसीसी के लिए तो वहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखिए टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो हमारे पास टोटल फेस हो गया 6 और हर फेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। और प्लस पार्टिकल्स कॉर्नर पे जो होंगे वो कहाँ होंगे? कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर का 1/8 पार्टिकल। तो ऐसे करके हम करें, देखिए फेस जो 6 होता है, 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे, और हर फेस पे लगे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो ठीक है, ऐसे इसको काट लेते हैं। आ जाएगा 3 प्लस ये काटने में 1 आया, 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं या वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो जवाब होगा 1। बीसीसी के अंदर पार्टिकल्स तो 2 और एफसीसी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे 4। इतना हम लोगों ने लास्ट टाइम तक देख लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पहले उस क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। आइए, हाँ चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक सेल। तो बीसी, ये लैटिस पॉइंट्स क्या है, पहले हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे लैटिस पॉइंट को। आइए देखते हैं लैटिस पॉइंट। इसका कलर चेंज करना होगा हम लोगों को। लैटिस पॉइंट बीसीसी के अंदर, पर ये पूछ रहा है कि बताइए बीसीसी, एफसीसी और सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे। हिंदी में अगर बात करें तो जो अंतर केंद्रित एका कोष्टिका है, फलक केंद्रित एका कोष्टिका है और जो आद्य एका कोष्टिका है, इसमें कितने लैटिस बिंदु होंगे? लैटिस बिंदु का मतलब कितने जगह पे पार्टिकल्स हमारे कनेक्टेड हैं, हम लोग को ये बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बीसीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आसान है। आपको पता है कि बीसीसी कैसा होगा। बीसीसी के अंदर एक तो सारे पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल बीचों बीच पाया जाता है। तो 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स हो गए, तो 8 ये हुआ, एक सेंटर वाला 8 1 9, यानी कि बीसीसी पे टोटल कितने लैटिस पॉइंट होंगे? इसके में होंगे 9। आगे हालांकि आंसर तो हम लोग ऐसे ही दिख रहा होगा कि 9 है, आ रहा है, तो पहले बीसीसी की बात कर रहे हैं तो यहीं से आंसर हमें स्पष्ट दिख रहा है। फिर भी एफसीसी के लिए भी निकाल लेते हैं। एफसीसी में क्या होगा कि एफसीसी में पार्टिकल्स सारे के सारे कहाँ होते हैं? हर एक फेस पे होंगे। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं हमारे पास? टोटल फेसेस होते हैं 6। तो 6 फेसेस वो हुए। और जो पार्टिकल्स होते हैं उसके होते हैं कॉर्नर पे, तो कॉर्नर होते हैं हमारे पास 8। तो 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14, यानी हमारे पास एफसीसी में कितने पॉइंट्स हो गए? 14। सिंपल प्रिमिटिव सेल की बात करें हम लोग, तो सिंपल प्रिमिटिव सेल में केवल और केवल पार्टिकल्स कहाँ होंगे? कॉर्नर पे होंगे। तो कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पे कुछ केवल 8 ही पॉइंट होगा।
तो इसका आंसर होना चाहिए 9, 14 एंड 8। देखिए तो 9, 14, 8 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, पार्टिकल्स एट कॉर्नर ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूट्स। अगर किसी कॉर्नर पे, अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे अगर हम पार्टिकल को कनेक्ट करते हैं, यही तो बातें शुरू से हो रही हैं, अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल को कनेक्ट किया जाए तो उसके कितने पार्ट होंगे जो कि क्यूब के अंदर होंगे? आप लोग गेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल्स को लगाया जाएगा तो इसका आपको बताया था सराउंडिंग 8 क्यूब के अंदर शेयर्ड होता है, तो एक क्यूब के अंदर कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी इज। बीसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अच्छा, आपको पता है कि बीसीसी का मतलब हुआ कि पार्टिकल एक होगा सेंटर में और बाकी के सारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे? कॉर्नर पे। आप इजिली इसी फिगर में आप देख सकते हैं कि 4 पार्टिकल्स को जमीन पे ऐसे रख दिया गया। 4 पार्टिकल को जमीन पे रखने के बाद उनका जो बीचों बीच एक जगह होगा वहां पे एक पार्टिकल डाल देते हैं और फिर से उसके ऊपर ऐसे 4 पार्टिकल लगा देते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए जो बीच वाला पार्टिकल जो सेंटर में है वो कितने पार्टिकल्स के द्वारा घेरा गया है? तो आपका जवाब होगा कि देखिए, एक ऊपर से 4 पार्टिकल्स को घेर कर रखे हुए हैं और नीचे से भी 4 पार्टिकल को घेर कर रखे होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 8। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी इसके जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि इसका सह संयोजक संख्या जो होगा वो 8 होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे, पार्टिकल्स एट फेस ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूट्स। किसी क्यूब के, किसी यूनिट सेल जो क्यूब के शेप का है और उसके फेस पे अगर पार्टिकल्स को कनेक्ट किया गया, यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन इनसाइड द यूनिट सेल होगा? तो आपको पता है कि फेस पे जो पार्टिकल्स लगाए जाते हैं उसका 1/2 अंदर और 1/2 क्यूब के बाहर होता है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? गेस कीजिए एक बार। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ जेड इन सिंपल प्रिमिटिव सेल बीसीसी एंड एफसीसी। आप आंसर खुद बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। जेड क्या बता रहा है यहाँ पे? जेड यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका कहने का मतलब है कि एससी, बीसीसी एवं एफसीसी में कणों की संख्या बताएं। कणों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितने कण से? एक कल आपको एक वीडियो दिखाए थे जिसमें पार्टिकल्स को काटने के बाद सबको ऐसे बटोरा जा रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो आप बताइए कि इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? एक बात बताइए, सिंपल प्रिमिटिव सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। जब कॉर्नर्स पे होंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए निकाल लेते हैं 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको काट देने पर आ गया 1। अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया भी है। बीसीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक पार्टिकल उसके बीच सेंटर में होता है। तो 8 से 8 गया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। और एफसीसी की बात करें तो पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं और 6 सतह पे, 6 उसके फेसेस पे होते हैं और हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करें हम लोग तो 1 और इसका हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर होना चाहिए 1। इसका आपको सिंपल प्रिमिटिव सेल का 1, अगर हम लोग बात करें बीसीसी का तो उसका होगा 2, और अगर हम लोग बात करें एफसीसी का तो उसका हो जाएगा 4। तो 1:2:4। आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी ए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसको आप एक बार और देख लेंगे अच्छे से। अब इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ डेरिवेशंस वाले जगहों पे, जहाँ पे कोई डेरिवेशन किए जाएंगे। हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड के लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे बोल दे कि आप हमें प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि किसी बीसीसी में या एफसीसी में सिंपल प्रिमिटिव सेल में कितना प्रतिशत जगह घेर लिया गया है या कितना प्रतिशत जगह खाली है, तो इसको आपको आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको करके देखा जाए। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई सिंपल प्रिमिटिव सेल हो तो उसके साथ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपके सामने एक क्यूब ऐसे ड्रॉ किया गया होगा। एक काम करते हैं, हम लोग स्क्रीन ले लेते हैं ताकि उस पर नए से आपको सॉल्व करके दिखा दें। हम लोग के पास हम लोग क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं हम लोग सिंपल प्रिमिटिव सेल। इसका कलर पीला होना चाहिए। एक सिंपल प्रिमिटिव सेल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए और इस सिंपल प्रिमिटिव सेल के हर कॉर्नर पे हम ऐसे पार्टिकल्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। पार्टिकल्स बड़ा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको स्पष्ट चीज दिखे। ये पार्टिकल वैसे तो सब आपस में दिखे, ड्राइंग मिस्टेक है,
ये सारे पार्टिकल इंड टू इंड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ के हर कॉर्नर पे लगने वाले पार्टिकल का रेडियस हो r, अगर इस पार्टिकल का जो यहाँ पे पार्टिकल लगा गया इसका रेडियस हो अगर r, और हमारे इस क्यूब जो लगा हुआ है इस क्यूब का अगर साइड लेंथ हो a, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऐसे पार्टिकल लगा रहे हैं ये पार्टिकल इस दूसरे पार्टिकल से क्या हुआ है, कांटेक्ट में डायरेक्ट टच किया हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका एज लेंथ जो है हमारी यूनिट सेल की जो किनारे की जो लंबाई है, किनारे की लंबाई जिसको हम लोगों ने ए कहा है, तो वो किनारे की लंबाई वो बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि इन दोनों गेंदों को अगर सेंटर पर मान के अगर कनेक्ट किया जाए तो एक लंबाई में दो दो रेडियस पॉसिबल है। हम लिख सकते हैं कि ए बराबर होगा 2r। ये काफी आसान है, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ए बराबर क्या होगा 2r। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंपल प्रिमिटिव सेल में ए और आर में संबंध बताइए, रिलेशन बताइए, यानी कि वो चाहता है ये पूछना आपसे कि सिंपल प्रिमिटिव सेल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके रेडियस और हमारे जो यूनिट सेल है उनका जो एज लेंथ है उनके बीच में क्या संबंध है, तो आप बताइएगा ए बराबर 2r, या अगर कोई r बराबर पूछता है तो आप बताएंगे r बराबर a/2। ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके लिए आसान होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो नीचे का जो आपको रेड कलर का जो इमेज दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें ये मान लेते हैं कि जमीन है, जमीन पे 4 गेंद रखे गए हैं, यहाँ पे जैसे 4 गेंद रखे गए हैं और जमीन के चारों गेंद कुछ ऐसे, ये आपको बने इमेज में छोटा दिखाया जा रहा है पार्टिकल्स को, लेकिन ये पार्टिकल काफी बड़े होते हैं और ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं। तो ये हुआ अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल का आर और ये हुआ एक दूसरे पार्टिकल का आर, ये दोनों आर मिलके और क्या बना रहा है, इसका एक साइड बना रहा है। तो यहाँ से हम स्पष्ट देखेंगे कि ये बराबर क्या होता है 2r। ये कब होगा, जब पार्टिकल सिंपल प्रिमिटिव सेल बना रहा होगा, यूनिट सेल हमारा सिंपल प्रिमिटिव सेल होगा। अब बात करते हैं आगे कि ठीक है यूनिट सेल, अब सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए तो आपने बता दिया, अब बताइए कि अगर फेस सेंटर हो तब आप क्या करेंगे। फेस सेंटर में क्या होता है, फेस सेंटर में कि हमारे पार्टिकल्स, आइए फेस सेंटर का एक हम लोग देख लेते हैं। फेस सेंटर लीजिए, इसके लिए स्क्रीन ले लें हम लोग। अगर हम लोगों को फेस सेंटर बनाना हो तो फेस सेंटर में क्या होगा कि ये रहा हमारा यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल कनेक्टेड होंगे वो पार्टिकल कैसे कनेक्टेड होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टिकल होगा यहाँ पे, एक पार्टिकल होगा हमारा यहाँ पे, एक पार्टिकल होगा हमारा यहाँ पे, और एक पार्टिकल होगा यहाँ पे बीचों बीच। ध्यान दीजिए कि ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये बीच वाला पार्टिकल, ये तीनों आपस में कांटेक्ट में होता है। फिगर में भले ही आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, ये तीनों पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट में होते हैं। क्योंकि जब आप फेस सेंटर की बात करेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल की, तो वहाँ पे कॉर्नर पे तो पार्टिकल होंगे ही होंगे, हर फेस के बीचों बीच होगा। ये जो फ्रंट फेस आपको यहाँ पे सामने वाला जो फेस दिख रहा है उसके बीच में एक पार्टिकल लगाएंगे, उसका किनारा हमारे कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल से टच करेगा, और फिर नीचे के कॉर्नर पे जो पार्टिकल लगा होगा उसका जो किनारा है हमारे बीच वाले पार्टिकल से टच करेगा। ऐसे में हम लोग क्या रिलेशन लिखने वाले हैं, रिलेशन को ध्यान से देखिए। हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, एक हमारे पास यहाँ पे यूनिट सेल है, जिस यूनिट सेल में जो ये यूनिट सेल आपको दिख रहा है ये अच्छा होगा। जैसे पहले इस इमेज को देख लीजिए जहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक पार्टिकल यहाँ पे कॉर्नर पे है, यहाँ पे एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे है और इसको बीचों बीच ऐसे कनेक्ट किया गया है। अगर हम इस स्क्रीन को एक बार साफ कर लें ताकि आपको एग्जैक्टली दिखा पाए, एक सेकंड। हाँ, अब ये सही है, स्क्रीन हम लोग का क्लियर हो चुका है। आइए एक बार इस पे हम आपको सॉल्व करके नए से दिखा देते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा जो आप यूनिट सेल आप देख रहे हैं ये हमारा एफसीसी है, क्योंकि पार्टिकल इसके यहाँ के कॉर्नर पे है, एक यहाँ के कॉर्नर पे, एक पार्टिकल बीच में लगा हुआ है, और ये तीनों के तीनों पार्टिकल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो अगर इस लंबाई का हम नाम दे देते हैं ए, और इसके यहाँ पे नाम दे दिए बी, तो पूछा जाए कि ए बी बराबर क्या होगा, तो फिगर के अनुसार आप स्पष्ट देख रहे हैं कि तीन पार्टिकल को जब डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया तो पूरा का पूरा ए बी लंबाई, मानी अगर देखिए किनारे और ए और बी के सेंटर के बीच की अगर हम लंबाई निकाल लें तो मेरे पूरे के पूरे ए बी की लंबाई इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि अगर ये इस पार्टिकल का रेडियस है आर, इस पार्टिकल का रेडियस है आर, और बीच वाले पार्टिकल का भी रेडियस है आर,
तो ए से बी तक जाने में कुल कितने रेडियस का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे टोटल 4 रेडियस का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक टोटल कितने रेडियस हैं, 4। तो हम लिख सकते हैं 4r बराबर क्या है, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरा काम हम लोग और क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि देखिए यहाँ ए से इसको यहाँ आगे बढ़ाया गया इसके सेंटर तक, और यहाँ से इसके सेंटर को नीचे उतारा गया ऐसे, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया सी। अब देखिए क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट जो सी है, ये तीनों के तीनों इसी क्यूब के कॉर्नर्स हैं। बिल्कुल हाँ, ये तीनों एक ही क्यूब के कॉर्नर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये हमारा है ए, ये वाला है हम लोग का बी, और यहाँ पे है सी। अब बताइए कि ये जो C से लेकर A के बीच की जो दूरी थी वो कितनी होगी, तो ये हमारे क्यूब का एज लेंथ होगा, यानी कि क्यूब का किनारा होगा, घन का किनारा होगा, और इसकी दूरी है A। ये B और C के बीच की जो दूरी है ये भी क्या होगी मेरी A, ये इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी क्या है, एज लेंथ, ये भी किनारा, ये भी हो गया A। अब अगर पाइथागोरस लगाया जाए, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस के द्वारा हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बी सी के स्क्वायर और प्लस ए सी के स्क्वायर के। अब यहाँ से ए बी को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, ए बी बराबर रूट अंडर बी सी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर है, बी सी की वैल्यू ए है, बी सी के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, और प्लस ए सी की वैल्यू भी ए है, तो यहाँ भी लिखेंगे ए स्क्वायर। दैट मीन ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए रूट 2, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ए पे, तो एक बाहर आ जाएगा, और ए बी बराबर क्या आ गया, ए रूट 2। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने फिगर के द्वारा ए बी बराबर निकाला था 4a, ये मान लेते इक्वेशन 1 है, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो अगर दोनों में ए बी है तो 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें तो हम लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू ए रूट 2। अब यहाँ से ए और आर में रिलेशन निकालना आसान हो चुका है। आर बराबर हम निकालें तो आर बराबर हो जाएगा ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। आपकी इच्छा हो तो काट लें या इसको ऐसे ही भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। काटने की इच्छा हो तो काट भी सकते हैं, ए बाई 2 रूट 2 ऐसे लिखा जा सकता है। या अगर आपको मन है कि नहीं हम आर बराबर कैलकुलेट हमके नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए बराबर, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है आप ए बराबर लिख लीजिए। ए बराबर हो जाएगा, एक इधर छोड़ इसको रूट भेज देंगे इधर, तो 4r बाई रूट 2, इसे काट देंगे तो ये 2 रूट 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2 रूट 2r। तो आपको अगर कहीं भी ए का देखिए, कहीं क्या आगे जब निकालने जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो वहाँ पे ए और आर के वैल्यू की आवश्यकता हमें पड़ती है। या हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में दे दे कि कोई पार्टिकल है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, जिसकी पैकिंग हो रही है एफसीसी के पैटर्न पे, बीसीसी के पैटर्न में, और उसके पार्टिकल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 100 एंगस्ट्रॉन या 100 पिकोमीटर के कुछ भी ऐसे दिया हुआ है, 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, 100 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 100 यूनिट दिया गया। तो आपको अगर रेडियस पता चल गया कि 100 यूनिट है और पूछा जाए कि बताइए अगर वो अगर वो एफसीसी के पैटर्न पे, अगर वो अलाइंड है एफसीसी के पैटर्न पे क्रिस्टलाइज हुआ है, तो अगर उसका रेडियस पार्टिकल रेडियस 100 है, तो बताइए उसके यूनिट सेल का एज की लंबाई क्या होगी, उसके किनारे की लंबाई क्या होगी, और पार्टिकल का आपको रेडियस बता दिया गया है। तो इन दैट केस आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी। एक तो सिंपल वाले क्वेश्चन ऐसे हो गए। थोड़े से टफ वाले की बात करें हम लोग, तो इसका यूज हम लोग डायरेक्ट ले जाकर और करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में, कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, उसको कैलकुलेट करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आसान था। यहाँ पे आप ए और आर निकाल लिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर हम निकाल रहे हैं तो BCC के लिए, जो अगर हम सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए ए और आर के बीच का रिलेशन निकाले हैं, तो उसके लिए ए बराबर है 2r और आर बराबर है a/2। इसकी कहानी अलग है, इसके लिए ए अलग होगा, आर ऐसा नहीं कि एक जगह निकाल लिए तो हर जगह यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए था। और अगर हम बात करें कि FCC के लिए कैलकुलेट करना है, तो FCC के लिए ए बराबर होगा 2 रूट 2r और आर बराबर हो जाएगा a/2 रूट 2। तो ये ध्यान रखना है कि जिस पैकिंग की बात करें, ऐसा नहीं कि एक बार आपको आर मिल गया तो आप किसी का भी ये निकाल सकते हैं, नहीं, आपको पहले पता करना होगा कि दिया गया जो भी पार्टिकल है वो कौन से पैटर्न पे सजा हुआ है, या वो कैसे किस
पैटर्न पे वो क्रिस्टलाइज हुआ है, ताकि आपको यूनिट सेल के बारे में पता चल सके, तब आप जाकर वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का है ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका भी हम लोग को स्क्रीन साफ करना होगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हाँ तो चलिए, स्क्रीन हम लोग क्लियर हो गया। अभी क्या है कि हम लोगों को निकालना है कि BCC के अंदर A और R के बीच में आप रिलेशन बताइए, मतलब ये समझाइए कि कोई BCC वाला यूनिट सेल आपके पास है तो A और R में क्या संबंध होगा। अब BCC वाला होता है कैसा है, तो आपको याद होगा कि इसमें सारे पार्टिकल्स पहले कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, एक बड़ा सा पार्टिकल पूरा का पूरा सेंटर में होता है, जो पार्टिकल इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं। अब एक सवाल है, एक कुछ बच्चे स्वास्थ्य में भी नहीं जानते हो, एक शब्द होता है बॉडी डायगोनल का, ठीक है ना। अब ये बॉडी डायगोनल क्या है, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप किसी कमरे के अंदर बड़ा अगर कोई रॉड रखना हो, बड़ा सा कोई छड़ रखना हो, तो कहाँ रख पाएंगे, किस लंबाई पर रखेंगे। तो कोई आप बोलते हैं भाई ऊपर यहाँ आप डायगोनली जमीन पर रख देंगे, कोना कोनी से रख देंगे, या किस दरवाजे नहीं, सबसे बड़ा जो छड़ रख सकते हैं वो होता है बॉडी डायगोनली। उसका मतलब ये हुआ कि इस कॉर्नर के ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर, यहाँ के ऊपर वाले कॉर्नर से लेके इधर के नीचे वाले कॉर्नर तक, मतलब अगर बॉडी डायगोनल की बात करें थोड़ा सा आपको ये इमेज में दर्शाएं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, किसी रूम के यहाँ के ऊपर वाला और दूसरे साइड का नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी डायगोनल। और ऐसे ऐसे किसी रूम में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, एक बार सोच के आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं कि किसी आप जैसे आपका रूम है, जैसे क्यूबिक रूम होगा या क्यूबॉइडल रूम होगा, जहाँ पे ऐसे 4 दीवारें होंगी, एक छत एक जमीन, तो वहाँ पर कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल हैं, यानी कि ऊपर से लेकर से नीचे वाला बॉडी, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बॉडी डायगोनल इन अ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, एक बार आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह का यूनिट सेल है जहाँ पे बॉडी डायगोनल आपस में कनेक्ट, बॉडी डायगोनल पर रखे हुए पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉर्नर पे, यहाँ पे क्यूब के इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, क्यूब के दूसरे एंड पे यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है सॉरी, और एक क्यूब के बीचों बीच एक पार्टिकल रखा हुआ है, और ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो पार्टिकल जो होगा, यहाँ पे ए और आर के बीच में क्या संबंध होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए एक बार इसका हम लोग नाम रख देते हैं। यहाँ पे इस किनारे का नाम रख देते हैं ए, इस किनारे का नाम रखते हैं बी, इसका नाम रख ले सी, और इसका नाम रख देते हैं डी। और अभी हम लोग बात करेंगे कि एक बात बताइए, एडी लेंथ जो है वो कितने के बराबर है, सिर्फ एडी लेंथ बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ का जो गेंद हमारा जो बॉल 1 है, ये जो बॉल 1 है, ये बॉल 1 है, ये हमारा बॉल 2 है, सेकंड गेंद है, और ये हमारा बॉल 3 है सॉरी हाँ, तो यहाँ पे 3 हमारे पास गेंद थे, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, और इन तीनों गेंदों को ऐसे तरीके से रखा गया है कि वो तीनों आपस में टच कर रहे हैं। वो कहाँ रखे गए हैं, अपने रूम के पोजीशन के अकॉर्डिंग आप खुद से सोच सकते हैं कि एक ऊपर के कॉर्नर पे होगा इस साइड के, एक बीचों बीच होगा, और एक उधर नीचे के कॉर्नर पे होगा, और वहां पे तीनों गेंद। तो अभी आपसे पूछे कि एडी लेंथ बताइए, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। एडी लेंथ अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे कि देखिए इस एडी लेंथ में एक रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, एक रेडियस ये हो गया आर, ये हुआ, एक दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये दूसरा आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक तीसरा रेडियस होगा, ये लास्ट वाले बॉल का एक रेडियस ये होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियस कितने लगे इस गेंद को, तो किनारे वाला का एक, इस किनारे वाला का एक, और बीच वाला जो गेंद है उसका कितना लगा, 2। टोटल नंबर ऑफ रेडियस कितने यूज हुए, यहाँ पे 4 रेडियस इस्तेमाल हुए। यानी कि इस यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल को पूरा का पूरा कवर करने में टोटल 4 रेडियस इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे, 4 होंगे, एडी बराबर 4 आर लिख लिया। अब थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, हालांकि अगर आपको बताया जाए डायरेक्ट कि किसी क्यूबिक सिस्टम का बॉडी डायगोनल कितना होता है, तो थोड़ा सा समझ, इसको हम समझा के आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ होगा, आप पहले इसको देखिए, ये जो सामने का आपको फेस दिख रहा है, इस फेस की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है BDC, हम लोग पास एक ट्रायंगल है जो कि 3 डायमेंशनल जमीन वाला, आप फिगर में देखिए BCD।
हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब आपके जो आपका जो जमीन है, आपका जो जिस छत पे आप बैठे हुए हैं उसके ट्रायंगल, उस सतह की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस बी डी सी ट्रायंगल में अगर पूछा जाए कि बी सी का लेंथ कितना होगा तो आप बताएंगे ए। पूछा जाए कि सी डी का लेंथ कितना होगा आप बताएंगे ए। तो पूछा जाए कि तो बी डी भी बता दीजिए, बी डी का लेंथ कितना होगा, तो आप कहिएगा कि ठीक है अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेते हैं। देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री, आपको भले ही इमेज में यहाँ पर नहीं देखिए, यहाँ पे देखिए स्पष्ट ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जमीन आपका जो छत है, आपका छत का एक किनारे दूसरा किनारा यहाँ पे क्या बना रहा होगा, 90 बना रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप बी डी कैलकुलेट करें तो बी डी बराबर होगा, बी डी बेसिकली नहीं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से बी डी, इफ डी सी की वैल्यू ए है तो ये भी ए स्क्वायर, और बी सी वैल्यू ए तो ये भी ए स्क्वायर, यानी कि बी डी का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 2a स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। आपको पता चल गया कि बी डी का लेंथ क्या है, बी डी सॉरी जो बी डी स्क्वायर बराबर है, बी डी स्क्वायर आपको दिख रहा है, बी डी स्क्वायर कितना आया है 2a स्क्वायर। अभी एक हम नया ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान रखिए, हमको ये बी डी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये बी डी आपको दिख रहा होगा, जो छत के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की बात कर रहे हैं हम, जिस छत नहीं सॉरी आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस फ्लोर पे बैठे हैं, उस फ्लोर के एक कॉर्नर से दूसरे, मतलब डायगोनली अपोजिट कॉर्नर की बात कर रहा है वो। तो यहाँ ये कॉर्नर आप ले लेते हैं बी डी, और उसके ही ऊपर यहाँ पे है ए। तो ये काम करते हैं हम लोग, आपको इमेज में जैसा दिख रहा होगा, हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और एक ये वाला एंगल हो गया हमारा डी। आपको इमेज में यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा कि एंगल 90 है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा होगा। तो अगर ये एंगल 90 बन रहा है और इस जमीन वाले एंगल का वैल्यू क्या है, बी डी है, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं पाइथागोरस से। इस ट्रायंगल में देखिए जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया उसमें कि ये ए बी जो है, ए बी का भी लेंथ क्या होगा, ए बी का भी लेंथ ए होगा, और बी डी तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, रूट नहीं लगाएंगे, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। और अब हमको यही तो निकालना था ए डी बराबर, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ठीक है ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी की वैल्यू है ए, क्योंकि इसके सारे किनारों की लंबाई ए थी, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ए का स्क्वायर और प्लस जो ये बी डी है, बी डी की वैल्यू, बी डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और हम लोगों ने बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर रखा हुआ है 2a स्क्वायर। ये डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, यहाँ से ए तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका a रूट 3। ए डी की वैल्यू क्या आ गई, a रूट 3। तो हर बार इतने बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बात याद रखेंगे कि किसी क्यूबिक सिस्टम के अंदर बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो होता है a रूट 3। हाँ, आपसे मैंने पूछा था कि किसी रूम के अंदर कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल है 4, ठीक है ना, मैक्सिमम बॉडी डायगोनल 4 पॉसिबल है। एक मान लेते हैं कि अगर मेरा छत है तो उस ऊपर के किनारे से लेके इधर के नीचे से, यहाँ के नीचे के किनारे से लेके ऊपर तक, ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर के किनारे से इधर के नीचे, और वहाँ के नीचे किनारे से यहाँ का ऊपर, फिर उस वाले किनारे से, अब पता नहीं आपको तो ऐसे दिखेगा नहीं, मतलब अपने रूम को एज्यूम कर लीजिए, और वो ऊपर से नीचे, जिस जहाँ से ऊपर से आप ले रहे हैं वहां से नीचे, और फिर वहीं के नीचे से इधर वाला ऊपर। तो एक मतलब एक कॉर्नर में आप दो कॉर्नर्स की मदद से आप आराम से वहां पे 2 बॉडी डायगोनल इधर बना ले रहे हैं और 2 बॉडी डायगोनल इधर से बन जाएगा। टोटल बॉडी डायगोनल हो सकते हैं 4। जिन लोगों ने 4 बताया उनका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने एडी कैलकुलेट कर लिया है, एडी बराबर a रूट 3, और यहाँ भी आपने एडी कैलकुलेट किया, एडी बराबर 4r। ये दोनों एडी आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू a रूट 3, ठीक है। यहाँ से r बराबर आ जाएगा a रूट 3 अपॉन 4। तो r की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, r बराबर आया a रूट 3 अपॉन 4। अगर हम चाहें कि नहीं भाई हमको तो a निकालना है, हमको a बराबर निकाल के बताइए, तो a बराबर हो जाएगा 4 बाई रूट 3r। a बराबर हो जाएगा 4 बाई रूट 3r।
तो यहाँ से आर बराबर भी आप निकाल सकते हैं और ए बराबर भी आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जितने भी यूनिट सेल हमारे पास थे उन सब के लिए हम लोगों ने ए और आर के बीच का रिलेशन निकाल लिया है। आपको सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था किसके लिए, सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए, जहाँ पर ए बराबर 2r, आर बराबर a बाई 2। इसको आप कहीं टेबुलेट कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे ताकि आपको आगे याद रखने में आसानी हो। दोबारा हम लोगों ने बीसीसी के लिए कैलकुलेट किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि a बराबर 2√2r या r बराबर a बाई 2√2 आया। और फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया बीसीसी के लिए, जहाँ पर r बराबर a√3/4 और a बराबर 4/√3r आया। यहाँ से a और r के बीच का संबंध हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक टर्म है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह के अंदर कितना प्रतिशत जगह आपने भर, जैसे कि एक रूम है, उस रूम के अंदर कितना प्रतिशत जगह घेर लिया गया है, वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी बड़े से बर्तन की कैपेसिटी 100 लीटर्स की है, चाहे 200 लीटर्स की है, और उसमें आपने 100 लीटर्स फुल कर दिया है, तो पूछा जाए कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, उसकी एफिशिएंसी बताइए, कितना प्रतिशत आपने भर दिया है। तो आप बताएंगे कि टोटल कैपेसिटी जो थी उसको नीचे रख देते हैं बटा में, जितनी आप लोगों ने जितना आप लोगों ने यूज कर लिया है उसको ऊपर रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 100 से। जैसे कि जो आपको मैंने बताया है कि वॉल्यूम मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी है 200 लीटर्स की, और आपने जो उसमें आपने छेक लिया है, जो आपने घेर लिया है, वो ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है, वो ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 200, ऑक्युपाइड वॉल्यूम है 100। तो आपसे पूछा जाए ठीक है प्रतिशत बताइए, परसेंटेज बताइए, आप कहेंगे जितना मैंने ऑक्युपाई किया उसको ऊपर, टोटल वाले को नीचे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, और ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, कितना प्रतिशत जगह आपने घेर रखा है। सिमिलरली पैकिंग एफिशिएंसी जब किसी यूनिट सेल की हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको तो पता है कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स की कुछ हिस्से होते हैं, बेसिकली वही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि कितना प्रतिशत हिस्सा उस यूनिट सेल का घेर लिया गया है उन बॉल्स के द्वारा जो उसके कॉर्नर्स पे लगाए गए थे। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच आर प्लेस्ड एट डिफरेंट सेवरल पोजीशंस ऑफ यूनिट सेल, जो उसके सेवरल पोजीशंस लगे होते हैं, जैसे प्रिमिटिव सेल के केवल कॉर्नर्स पे लगे होते हैं। अगर हम एफसीसी की बात करें तो कॉर्नर के बाद फेस पे लगे होते हैं, सबका अलग अलग। तो उन पार्टिकल्स के द्वारा जितना भाई जगह घेरा जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा, उसको ऊपर लिखिएगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे बटा में, और गुना कर लेंगे 100 से। अभी क्या कहानी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना बड़ा आसान है भाई। अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है, सबका एज लेंथ ए है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि बट्टा में तो भाई आपके ए क्यूब ही रहने वाला है। ऊपर का आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आते हैं एक और बात पर कि ऊपर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पर लगाए हैं वो था क्या। तो मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल या हमारे जो एटम होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और वो स्फेरिकल होते हैं। तो अगर हम स्फेरिकल हैं तो एक स्फेयर का वॉल्यूम, ये बेसिक जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, एक स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यू, ये आपको याद होना चाहिए। एक स्फेयर की वैल्यू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स के वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे सिंपल प्रिमिटिव सेल का है तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालेंगे, बीसीसी का है तो 2 पार्टिकल का वॉल्यूम निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये हमारा जो यूनिट सेल है, ये सिंपल प्रिमिटिव सेल अगर हुआ, अगर ये सिंपल प्रिमिटिव सेल हुआ, पार्टिकल केवल कॉर्नर पे लगे, तो कॉर्नर पे जितने पार्टिकल लगते हैं कितना कंट्रीब्यूशन भीतर होता है, आपको बताया गया था 1/8, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 8। तो इनको निकालिए, टोटल एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी एक पार्टिकल भर का जगह यह घेरा होगा अंदर। तो इसका वॉल्यूम जो पार्टिकल थे तो लिख लेंगे भाई, एक पार्टिकल है तो एक, और एक पार्टिकल जो पार्टिकल है वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम, और तब टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, एक ए क्यूब, नीचे ए क्यूब मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, और इस तरीके से आप इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इन तीनों का कैलकुलेट करने वाले हैं। एक बार हम निकालेंगे एफसीसी के लिए, एक बार निकालेंगे बीसीसी के लिए, और एक बार निकालेंगे हम लोग और सिंपल। सब एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंपल प्रिमिटिव के लिए कैलकुलेट करते हैं, और अभी वीडियो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, बाकी सभी के लिए हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए
सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल प्रिमिटिव के लिए। सिंपल प्रिमिटिव के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हालांकि यहाँ पे तो कैलकुलेट पहले से किया हुआ है, हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, आप नया स्क्रीन ले लेते हैं ताकि आपको इजीली ये समझ में आए कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है। हाँ देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल प्रिमिटिव सेल था, ठीक है, सिंपल प्रिमिटिव सेल हम लोगों ने बना लिया, और इस सिंपल प्रिमिटिव सेल के पास केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं। ये सब आपको बनाना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सबको बना के दिखाना होगा आपको, फिगर जरूर बनाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर फिगर बनाते हैं तो स्कोरिंग माना जाता है। और हर पार्टिकल्स, हर कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होंगे उसका 1/8 पार्ट क्या होता है, इनसाइड द क्यूबिक सेल, क्यूब सेल के अंदर होता है। तो पूछा जाए कि तो सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए, सिंपल जो प्रिमिटिव सेल है उसके लिए कितने पार्टिकल्स हुए, तो हम लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये पूरा का पूरा एक पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो जब ये एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मतलब संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, मतलब घेरा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एस्फेयर्स लिख देते हैं, हालांकि आप यहाँ पर पार्टिकल्स लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होगा उसका वॉल्यूम, और गुना कर लेंगे किससे, 100 से। अब देखिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड में जब आपको स्फीयर निकालना हो तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपके पास स्फीयर भी कितने हैं, संयोग एक है। आपने जो यूनिट सेल लिया है वो सिंपल प्रिमिटिव सेल है, तो उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो सिर्फ उसी का वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा एक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 1 क्यूब, और गुना कर लेंगे 100 से। अभी देखिए क्या कहानी इसमें क्या बन रही है। मैटर क्या है कि 4, 3 और पाई, ये सभी के सभी तो क्या है, नंबर्स हैं, इनको हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्या ये ए और आर में कुछ लफड़ा है, ए और आर को कैसे निपटाए हम लोग, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग ये सिंपल प्रिमिटिव सेल हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने ए और आर के बीच का एक रिलेशन पढ़ा था, जहाँ पे आपसे बताया गया था कि इसका जो रेडियस होगा, 2 रेडियस मिलके पूरे के पूरे एक साइड को कवर कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या होता है 2r, ये कहाँ से पता चला, बैक जाइए, पीछे जाइए, जाके देखिए ए बराबर 2r कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ए बराबर 2r पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ए बराबर 2r, ए बराबर 2r पुट करने से क्या होगा, अब ये आज इजिली आप इसको काट सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 × 4/3। अच्छा ये पाई की वैल्यू जो है कितनी होती है, 22/7, आर क्यू ऊपर वैसे ही रन देंगे, और यहाँ पे बट्टा कर लेते हैं ए क्यू, ए की वैल्यू है 2r, तो 2r का क्यू कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे कर लें हम लोग, तो 1 को रखना जरूरी नहीं है, 4 × 22 × r क्यू डिवाइडेड बाई 3 × 7, ये देखिए 3 और 7 नीचे, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और r का क्यूब हो गया r क्यूब, और देखिए हमारे पास एक 100 बच रहा है भाई, इसको तो लेके चलना होगा हम लोगों को। ऐसे आर क्यू से आर क्यू गया, आर क्यू से आर क्यू हम लोगों ने खत्म कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको भी और काटना होगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन करना होगा। जैसे कि हम इसको काटते हैं 8 से, तो ये कट जाएगा, ये कटता है 4 से 25, 12.5 बार में कटेगा, 12.5 टाइम्स में क्या होगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको काट देते हैं, 5 2 7 1 8, 7 से काटते हैं, नहीं, इसको काट देते हैं 3 से, इसको 3 से काट देते हैं, ये आप इसको काट लीजिएगा ना, 3 से इसको हम काटते हैं, ये कट जाएगा 4.16 टाइम्स में, और ये 7, ये तो आपको पता नहीं, ये कटता है 3.14, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × 3.1, ये काटने का कोई तरीका नहीं होता, आप अपने से काट लेंगे इसको, और मल्टीप्लाई कर लिए 4.16। अभी आप सबको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी 52.4%, 52.4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंपल प्रिमिटिव सेल है तो इसके पार्टिकल जो भीतर की तरफ जो जगह छेक के रखे होंगे वो कितना जगह छेक के रखेंगे, 52.4%, यानी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हुई 52.4%। इसने इस पार्टिकल के अंदर 52.5% के लगभग जगह क्या है, घेर लिया गया है, ऑक्युपाई कर लिया गया है।
अब पूछा जाए कि तो कितना प्रतिशत जगह खाली है ये बताइए, क्योंकि आपको पता है कि जब 4 पार्टिकल को आप ऐसे सटा के नीचे रखे हैं, जैसे आप नीचे रखा गया है, और फिर उसके ऊपर भी आप जब 4 पार्टिकल रखेंगे तो बीच में कुछ जगह खाली बचेगा ना, इस जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। आगे बताएंगे इसके बारे में आपको, वॉइड बोलते हैं। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक तो पूछा जा सकता है कि आपने बताया कि परसेंटेज ऑक्युपाइड वॉल्यूम कि कितना जगह घेर लिया गया है गेंद के द्वारा, या परसेंटेज एफिशिएंसी आपने तो बता दी। अब आप ये भी बताइए कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉइड, मतलब ये वॉइड के द्वारा कितना जगह घेरा गया, ये वॉइड के कब्जे में कितना जगह है। या ये भी पूछा जाए कि परसेंटेज वॉल्यूम रिमेन्स इम्पटी, कितना प्रतिशत जगह वहां पे खाली है। इन दोनों क्वेश्चन हम करेंगे भाई। टोटल तो 100% होता है, तो 100 में से 52.4 को घटा दीजिए, घटाने पर आपका आ जाएगा 47.6%। यानी कि इतना प्रतिशत जगह खाली है, ये खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, और ये जगह भरा हुआ है। ये था हम लोग का सिंपल प्रिमिटिव सेल का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसमें, लेकिन अब आगे के लिए वीडियो जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम लोग इससे ज़्यादा आगे नहीं कभी कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। आप लोगों का काम यही होगा कि एक बार कोशिश कीजिए, आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ें निकाल के दी गई हैं, आप इसको खुद से निकालने का प्रयास करें, निकल जाए बहुत बेहतर है। और ये कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहिए, उम्मीद है कि आपका नंबर अच्छा आएगा इसमें, ठीक है ना। मेहनत करने पे कोई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आता, 100% आता है, इसमें कहीं से कोई जो है मेहनत कोई बर्बाद नहीं होता, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।